नमस्ते। चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की 5000 सदियों की यात्रा। एक ऐसी कहानी जहां हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने और कैसे वो वक्त के साथ बिखर गए। तो शुरू कहाँ से करें? देखिए, हमारी कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि आज से लगभग 5 लाख साल पहले प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है। ये वो जमाना था जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं था, बस पत्थर के औजार थे और गुफाओं में बनी तस्वीरें जो हमें उस दौर की झलक देती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि कैसे शुरुआती इंसानों ने पत्थर के औजारों के दम पर अपनी पहली बस्तियां बसाईं और फिर कैसे इसी जमीन पर पहली महान शहरी सभ्यता ने जन्म लिया। अब देखिए, पाषाण युग या स्टोन एज जैसा हम कहते हैं, वो कोई एक सिंगल पीरियड नहीं था। ये धीरे धीरे विकसित हुआ। पूरा पाषाण काल के शिकारी संग्राहकों से लेकर नव पाषाण काल तक का सफर, जहां खेती की शुरुआत हुई, जो अपने आप में एक क्रांति थी। और फिर आया ताम्रपाषाण काल, जब इंसान ने पहली बार पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना सीखा। यहीं से धातु युग की शुरुआत होती है। और फिर आता है असली गेम चेंजर, कांस्य युग। जब तांबे में टिन को मिलाया गया तो कांसा बना। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी। इस नई और मजबूत धातु ने न सिर्फ बेहतर हथियार और औजार बनाए, बल्कि इसने बड़े बड़े शहरों की प्लानिंग को भी मुमकिन बना दिया। और इसी टेक्नोलॉजिकल छलांग का नतीजा क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। ये टाइमलाइन देखिए। ये दिखाती है कि कैसे 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता शुरू हुई, 2200 ईसा पूर्व तक ये अपने चरम पर पहुंची और फिर 1800 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई धातु स्टेज पर आती है, लोहा। और इस एक धातु ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने न सिर्फ नए और बड़े साम्राज्यों की नींव रखी, बल्कि नए विचारों और दर्शन को भी जन्म दिया। ये स्लाइड वैदिक काल की कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है, मानो एक ही कहानी के दो अलग अलग हिस्से हों। एक तरफ है पूर्व वैदिक काल, जहां समाज जन यानी कबीलों में बटा हुआ था और सप्त सिंधु के इलाके में रहता था। और फिर दूसरी तरफ आता है उत्तर वैदिक काल, और यहां एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। लोहे के इस्तेमाल ने गंगा यमुना के मैदानों तक फैलना मुमकिन बनाया, जिससे छोटे छोटे जन अब बड़े बड़े राज्य में बदलने लगे। तो मतलब लोहा सिर्फ खेती के औजार बनाने के काम नहीं आया, इसने जंग लड़ने के तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया। और जाहिर है, बेहतर हथियारों और औजारों ने बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों के बनने का रास्ता साफ कर दिया। और हुआ क्या? नतीजा था महाजनपद काल। छोटे छोटे कबीले मिलकर 16 बड़े राज्यों में बदल गए। सोचिए कितना कुछ एक साथ हो रहा था। एक तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए दर्शन सामने आ रहे थे, तो दूसरी तरफ मगध जैसा एक शक्तिशाली राज्य बाकी सब पर हावी हो रहा था। और इतना ही नहीं, इसी दौरान ईरानियों और सिकंदर जैसे विदेशी आक्रमणकारी भी भारत की सरजमी पर पहुंचे। और इन सब उथल-पुथल, संघर्षों और बदलावों के बीच से भारत के पहले महान साम्राज्य का जन्म होता है, मौर्य साम्राज्य, जिसने पहली बार इस उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे भारत का पहला महान साम्राज्य विदेशी आक्रमण और अंदरूनी लड़ाइयों की राख पर खड़ा हुआ? इसका जवाब इन 3 स्तंभों में छिपा है। सबसे पहले इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनके गुरु थे चाणक्य। फिर ये साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा अशोक के समय में, जो कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर धम्म की नीति अपनाते हैं। और आखिर में इसका पतन हुआ जब 185 ईसा पूर्व में आखिरी शासक बृहद्रथ को उसी के सेनापति ने सत्ता से हटा दिया। अब देखिए, जब एक बड़ा साम्राज्य गिरता है तो उसकी जगह खाली नहीं रहती। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर कई टुकड़ों में बंट गया। पर इसे गिरावट का दौर कहना ठीक नहीं होगा। ये एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प दौर था, जिसमें कई छोटी बड़ी ताकतें एक साथ उभर रहीं थीं। ये टेबल उस वक्त की पॉलिटिकल मैप को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ शुंग, कण्व, दक्कन में सातवाहन और दक्षिण में संगम काल के तमिल राज्य जैसे देसी राजवंश थे, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम से आए इंडो ग्रीक, शक और कुशाण जैसे विदेशी शासक भी यहां अपनी सत्ता जमा रहे थे। और फिर तकरीबन 500 साल के इस फ्रैगमेंटेड दौर के बाद भारत में एक बार फिर से एकीकरण की लहर आती है। ये था गुप्त साम्राज्य का युग, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल एज भी कहा जाता है।
इस साम्राज्य की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि इसके महान विजेता समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तक कहा गया है। और इसे गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सचमुच एक सुनहरा दौर था। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे। कुमारगुप्त ने दुनिया की सबसे मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी और स्कंदगुप्त ने हूणों के खतरनाक हमलों से साम्राज्य को बचाया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद एक बार फिर से एकता की जगह विखंडन ने ले ली और नई नई क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगीं। गुप्तों के बाद एक पावर वैक्यूम सा बन गया और भारत का दिल यानी गंगा घाटी का मैदानी इलाका एक बार फिर सत्ता के खेल का मैदान बन गया। हर कोई इस पर कब्जा करना चाहता था और इस खेल का सेंटर पॉइंट था कन्नौज शहर, जो उस वक्त सत्ता का नया केंद्र बन चुका था। जैसा कि यह चार्ट दिखा रहा है, कन्नौज पर कंट्रोल के लिए 3 महाशक्तियां आपस में भिड़ गईं। पूरब से पाल, पश्चिम से प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। इनके बीच ये संघर्ष सदियों तक चलता रहा। तो इस पूरे लंबे सफर के बाद हमारे पास क्या बचता है? कुछ ऐसी विरासतें जो आज भी जिंदा हैं। कुमारगुप्त की बनाई नालंदा यूनिवर्सिटी और पाल वंश की देन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ज्ञान के वो केंद्र थे जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। साथ ही कुछ अहम तारीखें हैं, जैसे 78 ईस्वी का शक संवत, 320 ईस्वी का गुप्त संवत और 606 ईस्वी का हर्ष संवत। और बस यहीं पर प्राचीन भारत का इतिहास एक नया मोड़ लेता है और मध्यकाल के लिए मंच तैयार हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एकता, नए नए आविष्कार और फिर बिखराव। इतिहास के ये जो चक्र हैं, क्या ये आज भी हमारी दुनिया को उसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे?